नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसमें आदेश गुप्ता ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी आज से आज कहते हैं कि बीजेपी निगम में है और अब की बार आम आदमी पार्टी ही निगम में आएगी। पर आज जो निगम पार्षद सीबीआई के हत्थे चढ़ी है वो खुद आम आदमी पार्टी की है और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा की निगम पार्षद है। आपको बता दें, गीता रावत, जिनको सीबीआई ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि रिश्वत का पैसा एक मूंगफली विक्रेता के जरिए गीता रावत के पास पहुंचाया गया था। सीबीआई के मुताबिक गीता रावत को एक व्यक्ति से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह पैसा बिना किसी बाधा के अवैध तरीके से अपने मकान की छत डालने के लिए लिया गया था। वीडियो जारी किया था कि दिल्ली के अंदर जो विनाशकारी शराब नीति केजरीवाल साहब लाए हैं, इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो सामने दिख रहे हैं। क्योंकि जब इतना कंपटीशन हो गया है, जितने भी शराब के ठेकेदार हैं उनको फरवरी में पैसा जमा करना है और वो पैसा केजरीवाल के खजाने में जाएगा। और जो स्कीम वहाँ चल रही, एक पेटी पर एक पेटी फ्री, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, लाइनें लगी हैं और उसमें भी वो माफिया सक्रिय है जो शराब के स्टॉक करके फिर युवाओं को शराब की ओर प्रेरित करके वो बेचने का काम करेंगे। इससे उस मार्केट का भी माहौल खराब हो रहा है। वहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग खरीदारी करने के लिए नहीं जा सकते। इस बुरी स्थिति के लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार हैं। अगर वो इतनी संख्या में हजारों ठेके नहीं खोलते और इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करते तो ये नौबत नहीं आती। थैंक यू। तो दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है और इस आमने सामने या तनातनी का विषय जो है इस बार पार्षद, निगम की पार्षद गीता रावत हैं, क्योंकि गीता रावत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से एक बार फिर से तनातनी लगातार जारी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के हाथ में पहले ही एक मुद्दा लग चुका था, जिसको लेकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही थी। वो थी शराबकारी, यानी कि आबकारी नीति थी। मगर अब जिस तरीके से कल सीबीआई ने निगम पार्षद कह सकते हैं गीता रावत को गिरफ्तार किया है, वो भी 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के लिए आरोप में, और वो भी एक कह सकते हैं मूंगफली जो विक्रेता था, उसके द्वारा ये रिश्वत थी जो वो पहुंचाई जा रही थी। और जिसके सीबीआई को जानकारी मिली और सीबीआई के अपने कलर लगे हुए नोट जो थे एक मूंगफली विक्रेता को दिए और मूंगफली विक्रेता को द्वारा गीता रावत को पहुंचाए गए। और जैसे ही नोट पहुंचाए गए, उसने सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आने के लिए कह रही थी कि भाजपा जो है 15 साल तक निगम के अंदर शासन कर रही है और भ्रष्टाचार जो है निगम के अंदर सबसे ज्यादा भाजपा के द्वारा किया गया है। और इसी को लेकर कल कसते भाजपा के जो आदेश गुप्ता जी थे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की जिसके अंदर गीता रावत के द्वारा और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को साफ छवि की बताती है, उनके जो निगम पार्षद है और वो खुद कह सकते हैं उप मनोज सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री जो मनोज सिसोदिया है, उनके विधानसभा से है और उनके ही वार्ड से है। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी को पर लगाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक इस मामले के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जी राजीव, लेकिन एक चीज तो साफ है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बात करती है जीरो टॉलरेंस नीति की, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पर है, लेकिन ऐसे में ही एक वाक्य सामने आ जाता है कि उन्हीं की पार्षद, और वो भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की विधानसभा क्षेत्र की पार्षद, वो रंगे हाथों पर पकड़ी जाती हैं रिश्वत लेते हुए। तो ऐसे में क्या कुछ वादे जो दिल्ली सरकार साबित करती है, पेश करती है तमाम जनता के लिए वादे, ऐसे में क्या कुछ वो खोखले वादे साबित होते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी हमेशा यही कहती नजर आती है कि वो साफ छवि के हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं। झाड़ू जो उनका चुनाव चिन्ह है या इनकी सफाई करने के लिए कहा गया था,
कि हम भ्रष्टाचार को सफा कर देंगे, मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद है और खुद कैसे द डिप्टी सीएम जो मनोज सिसोदिया उन्हीं की विधानसभा से है, और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी है, मगर उसका जो उदाहरण है वो खुद अब सामने आ चुका है और सीबीआई ने खुद रंगे हाथ पकड़ा है और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और तो गीता रावत जो कहे या फिर कहे मनोज सिसोदिया, वो लगातार कहीं ना कहीं अब कटघरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये डिप्टी सीएम के खुद वार्ड के विधानसभा के अंदर जो निगम पार्षद वार्ड के अध्यक्ष है, उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया और खुद सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त भी देखी जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के जो आदेश गुप्ता जी है, उन्होंने कल प्रेस वार्ता के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई, भाजपा के जो बड़े नेता है, चाहे वो विजय जोली की बात करें या फिर कहे कसके जयप्रकाश की बात करें या फिर कहे और बड़े नेताओं की बात करें, तो तमाम प्रतिक्रिया आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार की खुद की सरकार है और कहीं ना कहीं झूठ बोल के वो सत्ता के अंदर आए थे और जनता को गुमराह किया जा रहा था। और उनके जो अब निगम पार्षद है और चुनाव से ठीक समय पहले आने से पहले ही जब इनकी निगम पार्षद की गिरफ्तारी होती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी, लेकिन राजीव, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है सीबीआई के द्वारा, ये भी अपने आप में एक अहम मायने रखती है, क्योंकि आने वाले दिनों में निगम के चुनाव हैं दिल्ली में। तो ऐसे में क्या कुछ छवि धूमिल होती नजर आएगी आम आदमी पार्टी की? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही थी कि भाजपा ने जो है वो 15 साल तक निगम के अंदर है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, बड़े बड़े सबूत दिखाए जा रहे थे, मगर यहाँ पर खुद उनके जो निगम पार्षद है और वो भी खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं अब बड़ा आरोप जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक चुनाव से पहले इस तरीके के आरोप लगना, और सीबीआई ने खुद रंगे हाथ पकड़ा है, और यहाँ तक कि जो मूंगफली विक्रेता था उसके द्वारा पूरी मार्केट से सप्लाई की जाती थी, नोटों के जो उनका जो कलेक्शन था वो वहां तक पहुंचाया जाता था, और सीबीआई ने जिस तरीके से 20,000 रुपए की रिश्वत देकर कहीं ना कहीं उनको पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो कलर लगे हुए नोट उनके हाथ से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर बिगड़ लगता है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आती है। मगर देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी अपने बचाव में कुछ पक्ष रख पाती है, मगर अभी तक कोई भी पक्ष रखा नहीं गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ना ही कोई बड़ा नेता कहे दुर्गेश पाठक है जो उन्होंने एमसीडी की कमान संभाल रखी है, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, मनीष सिसोदिया की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अभी कोई तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जरूर लगा है। अब देखना होगा चलिए कि चलिए, बिल्कुल भाजपा इस मुद्दे को बिल्कुल राजीव, फिलहाल ये किस देखने तरीके से वाली बात भुनाने की होगी कि आम आदमी पार्टी इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए हम शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, बीजेपी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पर, जिस तरीके से गीता रावत का व्याख्या सामने आया है कि 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा इसके लिए एक लिटमस टेस्ट टाइप का किया गया था कि रंगे नोटों को दिया गया था मूंगफली विक्रेता को, और वही नोट उनके पास से पाए गए थे। तो फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि देश के गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सियासी तापमान नापेंगे। बीजेपी राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सेठ के घर पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का संवाद करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक हाईकमान की मीटिंग रखी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और साथ में योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से आज ये सियासी पारा जो लखनऊ का है वो हाई रहने वाला है? एक बार फिर से चाणक्य की यूपी में एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल निश्चित तौर से 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, और उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीट अमित शाह ने निकाली थी। इसीलिए 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तब भी वो प्रभारी रहे और यहाँ पर लगातार दौरे करते रहे, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। एक टीम बनाई थी, संगठन के रूप में वो काम कर रहे थे, और एक अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज हुई।
ठीक 2019 और अब 2022 का विधानसभा चुनाव आया है। अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, वहां पर वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, शामली गए हुए थे, संभल गए हुए थे, कैराना गए हुए थे, वहां पर रोड शो कर रहे थे। अब लखनऊ की बारी आई है, क्योंकि 23 तारीख को लखनऊ में मतदान होना है और कल 20 फरवरी को 16 जिलों में मतदान होना है। इन सब चीजों को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश का सियासी जो तापमान है उसको नापने के लिए अमित शाह लखनऊ में बैठकर अपनी रणनीति बनाएंगे। आज वो राज्यसभा सांसद संजय सेठ के घर में प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रहे हैं। वहां पर कई लोगों को इनवाइट किया गया है। लगभग 500 से अधिक लोग वहां पर, लखनऊ के जो जाने माने लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे और उनसे संवाद करेंगे। अभी वो पहले बांदा जाएंगे, बांदा के बाद रायबरेली जाएंगे, रायबरेली के बाद 5:45 में लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है। कैंट में राज्यसभा सांसद जो संजय सेठ है उनका घर है, वहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ठीक इसके बाद वो संगठन की बैठक करेंगे। संगठन की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, इसके अलावा अन्य जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं जिनको चुनाव में जिम्मेवारी दी गई है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कई जो गुर हैं वो कहीं न कहीं जीत के मंत्र अमित शाह आज अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को देंगे। लेकिन अंकित, यूं ही नहीं, अमित शाह को जो है यूपी का चाणक्य कहा जाता है। जिस तरीके से उनकी भूमिका 2017 विधानसभा चुनाव में रही है, साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव में रही है। अगर 2014 लोकसभा की बात कर ले तब भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी यूपी मंथन पर। तो ऐसे में जब 23 तारीख को लखनऊ में चुनाव है, तो ऐसे में उनका ये दौरा कितना अहम माना जा सकता है? क्या कुछ फायदे होंगे लखनऊ सीट को जीतने में और तमाम राजधानी में? देखिए, लखनऊ और अवध के लिए ये कहा जाता है कि जहां पर जिस पार्टी को यहाँ से ज्यादा सीटें मिलती हैं वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है। और अगर 2017 के रिकॉर्ड की बात करें तो 2017 का रिकॉर्ड यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अवध पर कब्जा किया था, इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। अब दोबारा बारी आई है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की, वही इसीलिए अमित शाह अब लखनऊ रुकने वाले हैं। आज वो नाइट हाल्ट करेंगे और अपनी चुनाव को जो रणनीति है उसको लेकर एक तरह से कार्यकर्ताओं को जीत मंत्र देंगे, प्रदेश पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है, ऐसा कहा जा रहा है कि गठबंधन हावी रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अवध पर अब अमित शाह ने पूरा तरह से फोकस कर दिया है और अवध में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट जाए, इसको लेकर अमित शाह एक नई तरीके की रणनीति बनाने जा रहे हैं। लेकिन अंकित, एक चीज और साफ भी होती नजर आई, जिस तरीके से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी अभी कुछ दिनों पहले तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पहले तो वो नामांकन में पहुंचे थे अमित शाह, लेकिन अब एक बार फिर से अमित शाह और सीएम योगी एक साथ दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की जो अटकलें हैं वो एक तरह से अफवाह के रूप में मानी जाती हैं, क्योंकि लगातार अमित शाह अभी प्रचार प्रसार कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार कर रहे थे और नामांकन में खुद अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर जनसभा भी की थी, रोड शो भी किया था। तो इस तरह की जो कयासबाजी लगाना एक तरह से अफवाह का बाजार ही कहा जाएगा। अभी इस तरह की कोई चीजें सामने नहीं आई है, ना ही कोई बयान आया है, ना ही पार्टी की तरफ से कोई चीजें सामने निकल के आई है कि इन दोनों में पट नहीं रही है। बहरहाल ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए सभी लोग एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। आज प्रदेश कार्यालय में हाईकमान की मीटिंग है पूरी तरीके से, तो ऐसे में कितना ये सियासी पारा जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कितना हाई रहने वाला है? कौन कौन जो चेहरे हैं वो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि अवध भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है इस सीट में जीत दर्ज कराने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीतापुर में कल पहुंच रहे हैं और इसके बाद 23 फरवरी को लखनऊ में मतदान है। इसको लेकर भी एक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और रणनीति बनाई जा रही है। सारे जो बड़े नेता हैं, जो लखनऊ से सांसद हैं, राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर रुक रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में जो पिछली बार का जो आंकड़ा था वो 8 जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में थी। तो इस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उस रिकॉर्ड को कायम रखा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रोड शो है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का भी रोड शो है, वो भी बड़ा रोड शो माना जा रहा है और हजरतगंज से ये रोड शो जो कि लखनऊ का दिल कहा जाता है, हजरतगंज, वहां समाजवादी पार्टी अपना
रोड शो निकालेगी और पूरे लखनऊ में भ्रमण करेगी, क्योंकि 23 तारीख को मतदान है और 20 तारीख जो कल जहां पर मतदान है उसके लिए प्रचार प्रसार रुक गया है। इसलिए 23 तारीख जहां पर जिन जिलों में मतदान है वहां के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ की जो जनता है वो किस पर अपना प्यार बरसाती है। लेकिन अंकित, एक चीज और भी यहाँ पर साफ होती नजर आई। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे, आप चर्चा कर रहे थे कि राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे आज बैठक में, तो राजनाथ सिंह का जो छवि है बीजेपी में वो भी हम सभी जानते हैं, और जो देश की राजनीति में छवि है वो भी जानते हैं, साथ ही यूपी की राजनीति में भी वो अलग अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस तरीके से कई बार उन्होंने लखनऊ की सीटों को जितवाया है और जीता भी है, तो ऐसे में उनका इस बैठक में शामिल होना कितना अहम माना जा सकता है? राजनाथ सिंह का जो कद है वो बहुत ही बड़ा कद है और देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं का जो प्यार है वो राजनाथ सिंह के लिए हमेशा मिलता रहा है राजनाथ सिंह को। और राजनाथ सिंह अभी एक तरह से चाणक्य की भूमिका में रहे हैं। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है वो भी कई विधानसभा सीटों में वो जा रहे हैं, वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो उसी तरह क्योंकि वो लखनऊ से सांसद हैं इसलिए उनकी जिम्मेवारी भी थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि 23 फरवरी को मतदान भी है, तो इसलिए वो वहां पर आ गए हैं। वो भी छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं। आज वो अमित शाह के साथ शामिल भी हो सकते हैं। अभी इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी बैठक में और प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल रहेंगे, क्योंकि वो लखनऊ से सांसद भी हैं। चलिए, बिल्कुल अंकित, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी अहम ये बैठक हो जाती है, इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल अब ये अहम हो जाता है कि आखिर ये बैठक जो है, आज प्रदेश कार्यालय में हाईकमान की मीटिंग है और इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज चेहरे देखने को मिलेंगे और मंथन किया जाएगा कि आखिर जो बाकी जगह चुनाव बचा है उन पर कैसे फतह किया जाए। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है, जिसमें डॉन के भाई की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल इब्राहिम इकबाल कास्कर को परिवर्तन निदेशालय ने कस्टडी में भेज दिया है। ईडी इकबाल कास्कर को ठाणे जिले के ईडी दफ्तर लाई है, तो वहीं कास्कर को ईडी मुंबई ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय अदालत ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में इकबाल कास्कर के खिलाफ बुधवार को पेशी वारंट जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पेशी वारंट जारी करते हुए विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने कहा था कि आरोपी को शहर से ही यहां लाने और 18 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करने की पूरी व्यवस्था ईडी द्वारा की जाएगी। कस्टडी मांगने का रखा। जो कोर्ट में आज ईडी ने इकबाल कास्कर को अरेस्ट करके प्रोड्यूस किया और उनकी 7 दिन की कस्टडी मांगी और कोर्ट ने उन्हें 24 तारीख तक की ईडी की कस्टडी में दी। सर, आज किन आरोपों के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ बताया किस आधार को लेके क्या जांच करने के लिए? ईडी ने अपने आधार का बेस जो बना है वो एनआईए के एक एफआईआर को बनाया, जो कि एनआईए ने 3 फरवरी को रजिस्टर करी है। इसका नंबर है RC1 ऑफ 2022। उसके लिए लोग जनवरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि डी कंपनी के बारे में, कि उसका कुछ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कुछ हो रहा है तो कैसा हो रहा है, कौन कर रहा है, उसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है। तो उसी को इन्वॉल्वमेंट की चेक करने के लिए उन लोगों ने जो है वो इकबाल कास्कर की कस्टडी मांगी थी 7 दिन के लिए और कोर्ट ने 24 तारीख तक की कस्टडी दी। आपने क्या दलील रखी कोर्ट के सामने जिस तरह से ईडी? हमने दलील ये की कि इकबाल कास्कर जो है वो सितंबर 2017 से कस्टडी में है और उसका किसी भी कंपनी, डी कंपनी या किसी भी गैंगस्टर या किसी भी क्रिमिनल गैंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हमने अपनी तरफ से कंसेंट दिया कि आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन कर लो, हम कस्टडी में आने के लिए तैयार हैं। सर, वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कास्कर का बहुत अहम रोल, क्योंकि दाऊद बाहर चले गए तो पूरा जो वसूली का पैसा था वो कास्कर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का आरोप नहीं, ऐसा कोई इस तरह का नहीं कि पूरा ऐसा उनको डाउट है कि इसका जो कास्कर जो है वहाँ पर जो है इसका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है वो बताइए ना। ये एक्सटॉर्शन के मामले में जो केस है, उसके अंदर जो पैसा है तो पीएमएलए के जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो चेक करने के लिए उन्होंने कस्टडी मांगी। तो एक बार फिर से ईडी एक्शन मोड में है और दाऊद इब्राहिम के भाई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कस्टडी में भेजा गया है। फिलहाल सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, का कुछ अपडेट है इसको लेकर?
देखिए प्रिवेश जी, एनआईए की जो एफआईआर हुई थी उस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए तमाम जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो किस तरह से मुंबई सहित अन्य देशों में पैसे पहुंचाने और हवाला के जरिए किस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाते थे, इसकी जांच एनआईए के एफआईआर में दिया गया था, जिसमें अब इस पूरे मामले का जांच जो है कहीं कहीं ईडी कर रही है। ईडी पिछले दिनों मुंबई के 10 ठिकानों में छापेमारी की थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और उनके रिश्तेदार और छोटा शकील सहित तमाम लोगों के जो है घर के और दफ्तरों के बाहर जो है छापेमारी की गई थी, जिसमें यह जानकारी मिली है कि काफी बड़े सुराग जो है ईडी के हाथ लगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले में ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जो है हिरासत में लिया है और उसे 24 फरवरी तक ईडी कस्टडी में रखने का आदेश दिया। फिलहाल उसे कल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर ईडी कस्टडी में रखकर जो है आगे की जांच की जाएगी, इस तरह की जानकारी है। सत्यप्रकाश, ऐसे में क्या कुछ अहम खुलासे और भी हो सकते हैं? क्या कुछ अहम कड़ियां जुड़ी हुई मिल सकती हैं इसमें? देखिए प्रवेश जी, जो ईडी की जांच है उसमें साफ तौर पे सामने आया है कि यह लोग जो है डिजिटल वॉलेट सिस्टम के जरिए मुंबई और देश के अन्य इलाकों से पैसे जो है विदेश में पहुंचाते थे, जहां पर यूएई की जो है एक खास अकाउंट के जरिए से मुंबई सहित देश के अलग अलग, चाहे वो बिल्डर हो चाहे बड़े कारोबारी हो, उनके पैसे दिए जाते थे। फिलहाल एक्सटॉर्शन के जो पैसे आते थे वो सीधे डिजिटल वॉलेट के जरिए यूएई जाते थे, यूएई से फिर इंडिया आते थे। तो जाकर एक कहीं न कहीं मकड़ जाल जो है काफी बड़ा है, जिसकी जांच जो है अब ईडी कर रही है। फिलहाल ईडी के हाथ कई बड़े अहम सुराग लगे हैं, जिसमें इकबाल कासकर से जो है इस पूरे मामले की अब सफाई ली जाएगी। फिलहाल इकबाल कासकर के जो वकील है उनका सीधे तौर पर कहना है इकबाल कासकर 2017 से ही जेल में है, इस दौरान उनका अंडरवर्ल्ड से कोई संपर्क नहीं है। अगर इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो वो बेबुनियाद है, लेकिन उन्होंने माननीय कोर्ट के सामने ये कहा है वह जांच के लिए तैयार है। ऐसे में जो भी जांच में सामने आएगा उसका वह सामना करेंगे। जी, लेकिन इससे दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए क्या लीक हो सकते हैं सत्यप्रकाश? देखिए बिल्कुल अंडरवर्ल्ड के जो पैसे लगे हैं वो दाऊद इब्राहिम के जरिए लगाए गए हैं, ये जानकारी ईडी को है, क्योंकि एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें सीधे तौर पे बताया गया था अंडरवर्ल्ड के जो पैसे हवाला के जरिए मुंबई सहित विदेश में भेजे जाते हैं उसका जरिया क्या है, उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। तो जाहिर तौर पर मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो इन्वेस्ट किया गया है उसमें यह जानकारी मिली है कि कई बिल्डर ऐसे हैं जो दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। तो जाहिर तौर पर उन्हें भी समन किया गया है, आज वो पेशी करेंगे। अगर वह बिल्डर ईडी के सामने आज पेश होते हैं तो जाहिर तौर पर ईडी जो है कई बड़े और खुलासे कर सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी जरूर मिल रही है कि ईडी ने जो जानकारी दी है उसमें दाऊद इब्राहिम के पैसे बिल्डरों के जरिए, इन्वेस्टरों के जरिए लगाया गया है देश में। लेकिन सत्यप्रकाश, ऐसे में ईडी की जो भूमिका हो जाती है वो और भी अहम हो जाती है जब दाऊद इब्राहिम जैसे को नाम सामने आ जाता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के भाई को सीधे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, चाहे वो इकबाल कासकर हो चाहे छोटा शकील हो, तमाम लोग जो है कहीं न कहीं सलाखों के पीछे है। ऐसे में उन्हें जो है पीएमएलए कोर्ट के जरिए जो है एक बार हिरासत में लिया गया, उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इन पूछताछ में अगर ईडी कई बड़े अहम खुलासे करते हैं तो जाहिर तौर पर कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब जो बिल्डरों को लगातार बुलाया जा रहा है, तमाम लोगों को जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, होटलियर को भी समन देने की बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर चाहे वो होटल कारोबारी है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे बड़े इन्वेस्टर हो या फिर एक्सटॉर्शनिस्ट हो, तमाम सभी लोगों को बुलाया जाएगा और उसमें पूछताछ की जाएगी। तो जो पैसा एक्सटॉर्शन के लिए जाते थे या बिल्डर के मुनाफे के जो पैसे होते थे वो किसके जरिए विदेश भेजे जाते थे और देश में इन्वेस्ट किए जाते थे। लेकिन सत्यप्रकाश, ऐसे में एक चीज और भी साफ हो जाती है, दाऊद इब्राहिम जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए यहाँ पर पूरी तरीके से संकेत मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल ईडी ने पहले ही साफ कर दिया है कि दाऊद इब्राहिम ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो जरिया बनाया है डिजिटल वॉलेट के जरिए, उसका खुलासा हो चुका था। जाहिर तौर पर दाऊद इब्राहिम इस पूरे मामले का डायरेक्ट कहीं न कहीं आरोपी है। अब इस पूरे मामले में ईडी किस तरह का जो है कानूनी सलाह लेती है, कानूनी प्रक्रिया के तहत दाऊद तक पहुंचती है, लेकिन दाऊद के तमाम जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके तो ऊपर जो पर्दा खोल दिया है कि कहीं न कहीं ये लोग पूरे पैसे के गेम प्लानर है और विदेश से पैसा वापस इंडिया में आता था और लोगों को इन्वेस्ट के लिए दिया जाता। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल
ईडी ने फिलहाल यह अहम खुलासा किया है। दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच चल रही है और इसी को लेकर अब फिलहाल ईडी की अहम भूमिका हो जाती है कि दाऊद इब्राहिम के भाई पर ईडी का आखिर जिस तरीके से शिकंजा है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ अहम कड़ी इससे खुलकर सामने आती है, क्या कुछ अहम फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा नाम है दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, उतना ही बड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। तो ऐसे में दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए क्या कुछ तार मिल सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।